कहानी के पिछले भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आर्यन प्रिया के साथ मालदीव के लिए निकल गया। जब राघवेंद्र को इस बात का पता चला तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए। उन्होंने अनीस से कहा, ये आर्यन अपने आप को समझता क्या है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मुझसे बिना पूछे कहीं ले जाने की? उनकी बात को सुनकर अनीस को बहुत हंसी आ रही थी। आशा जी भी अपने मुंह को दबाकर हंस रही थी। राघवेंद्र जी फिर से बोले, आने दो उसे, मैं उसकी खबर लेता हूँ। उसने समझ क्या रखा है? पहले उसने बिना बताए मेरी बेटी से शादी कर ली और अब वो उसको लेकर गायब हो गया। उसको क्या लगता है कि मेरी बेटी को पूछने वाला कोई नहीं है? ये सब सुनकर अब अनीस और आशा जी को अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। वो दोनों अपना मुंह पकड़कर अपने हंसी को दबाने की कोशिश कर रहे थे। राघवेंद्र को अंदाज़ा हो गया था कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो अनीस और आशा जी ने जल्दी से अपने मुंह से अपना हाथ हटा लिया। राघवेंद्र जी अनीस को घूरकर देखने लगे। अनीस ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता नहीं वो आर्यन अपने आप को समझता क्या है? ऐसे कैसे वो अपनी बीवी को बिना किसी को बताए लेकर कहीं भी जा सकता है? राघवेंद्र जी ने उसकी तरफ चिढ़कर देखा और अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोले, सब के सब नालायक हैं। एक वो आर्यन है और एक ये मेरे घर में पड़ा है। अनीश ने जब ये सुना तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, पापा आप मुझे नालायक नहीं कह सकते। मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ और रोज़ बहुत मेहनत करता हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका इतना लायक बेटा है। अनीश ने थोड़ा घमंड के साथ कहा। राघवेंद्र जी अचानक से मुड़े और बोले, हाँ तुम सब कुछ कर सकते हो लेकिन मुझे एक पोता लाकर नहीं दे सकते। तुमसे तो अच्छा वो आर्यन ही है, चाहे वो जितना भी नालायक हो, लेकिन कम से कम उसने मुझे प्यारी सी सुंदर सी नातिन तो दी। लेकिन तुमसे तो वो भी नहीं होता। मैंने पहले ही कहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप शादी करते हैं या नहीं, बस मुझे मेरा एक पोता या पोती लाकर दे दो। लेकिन नहीं, तुमसे तो ये एक आसान सा काम भी नहीं होता। तुम्हें पता भी है कि मुझे अपने दोस्तों के बीच कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वो सब अपने पोते के साथ खेलते हैं और मुझे दिखा दिखा के चिढ़ाते हैं कि मेरे रिटायरमेंट के बाद भी मेरे पास कोई ग्रैंड चाइल्ड नहीं है। लेकिन कम से कम उस आर्यन की वजह से अब मैं अपने नातिन को उन सब के बीच ले जा सकूंगा और उन सबको चिढ़ा सकूंगा। वो सब तो देख कर ही जल जाएंगे। अनीस ने जब राघवेंद्र जी की बात सुनी तो उसके चेहरे से सारी मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, देखो ना माँ, पापा कितने मतलबी हैं। उन्हें सिर्फ अपने ग्रैंड चाइल्ड से मतलब है। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बेटे की शादी हो या ना हो। आशा जी ने अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए राघवेंद्र जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, आपको तो बस अपने पोते की पड़ी रहती है, अपने बेटे के बारे में सोचते ही नहीं। सच में आप कितने मतलबी हैं। राघवेंद्र जी अभी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाले थे कि तभी शिल्पा वहां आ गई। शिल्पा को देखकर राघवेंद्र जी रुक गए और बोले, आओ बेटा आओ, अब तुम ही इस बेवकूफ़ को समझाओ कि अब इसके शादी की उम्र हो गई है और मुझे मेरा पोता देने की भी। मेरी बात तो ये दोनों समझते ही नहीं हैं। तुम लोग बचपन के दोस्त हो, शायद तुम्हारी ही बात को वो समझ जाएं। शिल्पा ने जब अनीस के शादी की बात सुनी तो उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उस पर भारी पत्थर रख दिया है। उसने अनीस की तरफ देखा। अभी जो हंसी का माहौल था वो सीरियस हो गया था। अनीस ने मुड़कर शिल्पा की तरफ देखा। वो उसकी आंखों में तकलीफ साफ साफ देख सकता था। उस तकलीफ को देखकर उसको भी अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। आशा जी ने उन दोनों को देखा तो वो समझ गई, क्योंकि अनीस ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसलिए वो समझ गई थी कि अनीस के शादी की बात सुनकर शिल्पा को बहुत बुरा लगा होगा। उन्होंने अनीस को खुद से दूर करते हुए कहा, कहीं भी क्यों जाना, मुझे तो शिल्पा जैसी प्यारी सी बहू चाहिए। उन्होंने शिल्पा का हाथ थामते हुए कहा, अगर शिल्पा हाँ करे तो मुझे उसको बहू बनाने में बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर वो मना करती है तो भी वो पहले के जैसे में मेरी बेटी ही रहेगी। शिल्पा आशा जी के इस सडन प्रपोजल से हैरान रह गई। उसने घबराते नज़रों से अनीस की तरफ देखा और फिर आशा जी की तरफ देखा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अभी कुछ देर पहले उसे लगा कि वो अनीस को खोने वाली है। उसने नहीं सोचा था कि अगले ही पल वो उसको हमेशा के लिए पा लेने का मौका होगा। उसने शर्म से अपनी निगाहें नीची कर ली।
उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उधर अनीस का भी यही हाल था। उसके दिल का दर्द भी एक पल में गायब हो गया। उसकी जगह अब उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। वो सोच रहा था कि कहीं शिल्पा ना कर दे। ये सोचकर ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी। आशा जी की बात सुनकर राघवेंद्र जी को भी लगा कि उनकी बात सही है। आखिर उन्होंने उस लड़की को अपने सामने बड़ा होते देखा था और वो उससे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया करती थी। उससे अच्छी लड़की और कौन हो सकती है जो उनकी बहू बन सके। उनके लड़के का मिजाज भी कुछ ऐसा है कि वो बहुत कम ही किसी से बात कर पाता है। उससे बात करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐसे में वो उसको बचपन से जानती है और उसके मिजाज को समझती भी है। सच में ये लड़की उनकी बहू के लिए बेस्ट थी। वैसे भी उसके माता पिता के डेथ के बाद वो लड़की इस दुनिया में अकेली थी। राघवेंद्र भी उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। अगर वो दूसरे घर जाती तो पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार होता। अगर उसे तकलीफ होती तो उनको भी दुख होता। ये सब सोचकर राघवेंद्र जी ने कहा, अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। आशा जी, आज आपने पहली बार बिल्कुल सही बात की है। ये बात सुनते ही आशा जी ने घूरकर उनकी तरफ देखा, जैसे वो पूछ रही हूँ, पहली बार का क्या मतलब है। राघवेंद्र जी ने उनकी नज़रों को इग्नोर किया और शिल्पा से बोले, बेटा देखो, हम जानते हैं कि हम तुमसे बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस नालायक को कोई और लड़की बिल्कुल भी झेल नहीं सकती। वो शादी के दूसरे दिन ही भाग जाएगी। क्या तुम हम लोगों के लिए इस नालायक से शादी कर सकती हो? देखो, मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं तुमको सोचने का समय दे रहा हूँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तुम अच्छे से सोच कर हमें अपना जवाब बताना। ये बोलकर राघवेंद्र जी अनीस के पास से गुजरे और उसकी तरफ घूरते हुए बोले, ये काम भी तुम नहीं कर पाए, ये भी मुझे ही करना पड़ा। बड़ा आए कंपनी के सीईओ। ये बोलकर वो अपने रूम में चले गए। अनीस उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा बहुत कम होता था कि वो अपने पापा को बच्चों की तरह व्यवहार करते हुए देखे। शिल्पा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ सच में हो रहा है। आशा जी ने उसके हाथों पर हल्के से थपथपाते हुए कहा, बेटा तुम इस बारे में अच्छे से सोचना। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। अनीस धीमे कदमों से बढ़ते हुए उसके पास आया। शिल्पा ने भी अपनी नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखा। वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक ऐसे ही देखते रहे। अनीस ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ, हम वहाँ पर बात करेंगे। शिल्पा ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और उसके पीछे पीछे चल दी। अनीस उसको लेकर एक पहाड़ी पर गया। पूरे रास्ते वो दोनों बिल्कुल खामोश रहे। अनीस ने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। शिल्पा भी कार के बाहर आ गई। अनीस ने अपने कार की डिग्गी से एक चटाई निकाली और उसे ले जाकर वहाँ पर फूलों के बीच में बिछा दिया। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे थे और एक बड़ा सा फूलों का बगीचा था। वहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी बना था जिसमें बहुत सारे कमल के फूल थे। इतनी खूबसूरत सी जगह को देखकर शिल्पा का दिल भी खुश हो गया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। उसने अनीस से पूछा, ये कैसी जगह है? अनीस ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी जगह है। पहले मैं जब भी उदास होता था तो यहीं आता था। मुझे बहुत सुकून मिलता था। बाद में मैंने इसे खरीद लिया और यहाँ पर एक बागीचा बनवा दिया। कभी कभी मैं यहाँ आता रहता हूँ। वो दोनों वहाँ बैठ गए। अनीश ने उसकी तरफ देखा और कहा, शिल्पा, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने के लिए लेकर आया हूँ। कुछ ऐसा जिसे मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया है। शिल्पा का दिल जोरों से धड़का। आखिर वो उसे क्या बताना चाहता है? क्या वो ये बताना चाहता है कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता? कहीं उसके दिल में कोई और तो नहीं? ये सोचकर ही उसकी आंखें नम हो गईं। वो अनीस से नाराज़ हो सकती थी, शायद उससे कभी बात भी नहीं करती, लेकिन वो उसको कभी किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। अनीस को ये पता नहीं था कि शिल्पा क्या सोच रही है। वो ज़मीन पर लेट गया और उसने अपने बगल में हाथ से थपथपा कर शिल्पा को भी लेटने का इशारा किया। शिल्पा भी उसके बगल में लेट गई। उन दोनों के सामने साफ और खुला आसमान था। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। अनीश ने अपना मुंह खोला और गहरी सांस भरते हुए कहा, शिल्पा, तुमने हमेशा ही सिर्फ एक पहलू के बारे में ही जाना है कि तुम मुझसे हमेशा से प्यार करती हो और मैं तुमसे नफरत।
लेकिन आज मैं तुम्हें अपने पहलू के बारे में बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद तुम जो फैसला लोगी वो मुझे मंजूर होगा। शिल्पा थोड़ी हैरान थी, क्या अनीश उससे अपने लव लाइफ के बारे में बताना चाहता है। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खुले आसमान को देखती रही। अनीश ने कहा, मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुमने उस दिन एक लाल रंग की फ्रॉक पहनी थी। तुम्हारे लंबे बाल हवा चलने की वजह से इधर उधर बिखर रहे थे। तुम्हारे हाथ में एक बलून था। तुम्हारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और तुम भागती हुई प्रिया के पास खेलने के लिए आ रही थी। उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों मेरे दिल में एक अलग सी खुशी हुई। मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस दिन के बाद से तुम अक्सर मेरे घर आती रहती थी और मैं तुम्हें छुपकर देखा करता था। लेकिन जब भी तुम मेरे सामने आती तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे तुमसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए अक्सर जाने अनजाने में मैं तुम्हें तकलीफ़ पहुंचा देता था। ये सुनकर शिल्पा बहुत ज़्यादा शॉक रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने अपना सिर घुमाकर अनीस के चेहरे को देखा, लेकिन अनीस तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। उसने आगे बोलना जारी रखते हुए कहा, जब मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनी थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं भागकर तुम्हारे पास पहुंच जाना चाहता था। मैं इतना बेचैन था कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए मैं प्रिया को लेकर तुरंत तुम्हारे पास पहुंच गया। जब मैंने तुम्हें उस हालत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे बहुत तकलीफ़ महसूस हुई, इसलिए मैं वहाँ से बाहर निकल गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। लेकिन मेरे लिए मेरा करियर ही सब कुछ था। उस समय पापा की कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही थी और पापा के हेल्थ पर भी इसका असर हो रहा था। मैं बस उनकी मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने ये मानने से इनकार कर दिया कि मुझे किसी से प्यार भी हो सकता है, क्योंकि मेरी नज़र में प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मैं ऐसा सोचता था, इसलिए मैंने खुद को तुमसे दूर ही रखने का फ़ैसला किया। फिर भी मैं खुद को खाली समय में तुम्हें देखने और सोचने से रोक नहीं पाता था। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है, अपने पापा के बोझ को कम करना है। इसलिए जब तुम बार बार मुझे प्रपोज करने के बहाने ढूंढती और मैं मना कर देता था, लेकिन तुम्हारे बार बार कोशिश करने से मेरा इरादा कमज़ोर पड़ने लगा और मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा। मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन ये बोलकर अनीस रुक गया। शिल्पा, जिसका दिल ये सब सुनकर ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उसके आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे, उसने पूछा, लेकिन लेकिन क्या? अनीश ने उसकी तरफ अपना सिर घुमाया और कहा, लेकिन एक दिन जब मैं बिजनेस मीटिंग कर रहा था तो मैं एक बार फिर तुम्हारे ख्यालों में खो गया। मेरा ध्यान मीटिंग पे नहीं रहा और मैंने बिना कुछ सोचे समझे उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिया, जिसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। डैड मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। मुझे भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और मैंने इसका सारा ब्लेम तुम पर डाल दिया। मेरे हिसाब से अगर उस दिन मैं तुम्हारे ख्यालों में नहीं खोता तो मैंने इतनी बड़ी गलती कभी नहीं की होती। इसी वजह से मैं तुमसे दूर जाना चाहता था, इसलिए मैंने उस दिन तुम्हें होटल में बुलाया और तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की और तुमसे वो सारी बातें बोली जो मुझे कभी सोचनी भी नहीं चाहिए थी। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि आखिर उसका असर एक लड़की पर क्या पड़ेगा, और मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। उस दिन के बाद से मैंने तुम्हें फिर कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे तो खुश होना चाहिए था। फिर मैं इतना उदास क्यों फील करता था? क्यों अब हर वक्त मैं तुम्हारे ही बारे में सोचता था? क्यों मैं हर वक्त तुम्हारे फेसबुक पर जाकर तुम्हारी पिक्स को देखा करता था? लेकिन अब ये सब समझने में मुझे बहुत देर हो चुकी थी। मैंने जो किया था अब उसे सही करने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब तुमसे दूर चला जाऊंगा। लेकिन जब प्रिया के साथ वो सब कुछ हुआ तो मुझे बस तुम्हारा ख्याल आया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें कॉल कर दिया। मुझे लगा कि मेरे पास एक बार फिर से तुम्हें वापस पाने का एक मौका है और मैं तुम्हें दिए हर दर्द को दूर करना चाहता था। इसलिए मैं अभी अनीस पूरी बात खत्म कर पाता कि उससे पहले ही शिल्पा ने उसके गाल पर एक कस का चांटा मारा और उसके गले से लग गई। अनीस उसके इस हरकत से हैरान रह गया। उसे उसको थप्पड़ मारना तो सही लगा, लेकिन उसके बाद गले लगने का क्या मतलब था? शिल्पा ने रोते हुए ही कहा,
तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, ये बात तुम मुझसे भी तो कह सकते थे। मैं खुशी खुशी तुमसे दूर चली जाती और तुम्हारा इंतज़ार करती। इसके लिए मुझे तुमसे नफ़रत करने के लिए मजबूर करने की क्या ज़रूरत थी। ये बोलते समय वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और उसके सीने पर अपने हाथों से मारे जा रही थी। अनीस को अब समझ आया हो जैसे कि हाँ, वो ये बात भी तो कर सकता था। ये सोचकर उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही थी। उसने कसकर शिल्पा को अपने गले से लगा लिया और बोला, आई एम सॉरी, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम रियली रियली सॉरी। प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। शिल्पा ने उसकी बात सुनी तो उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसकी आंखों में देखा और बोली, क्या बस इतना ही? अनीस के जान में जैसे जान आ गई हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूंगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं अभी वो पूरी बात करता उससे पहले ही शिल्पा ने उसके होठों को चूम लिया। अनीस थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन उसने भी उसे वापस किस किया। वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहे। फिर शिल्पा उससे दूर होते हुए बोली, तुमने जो कहा है उसको हमेशा याद रखना। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। तुमसे हर बात का बदला लूंगी, समझे? अनीस उसकी मासूमियत को देखकर बहुत खुश हो गया। हाँ, उसकी शिल्पा ऐसी ही तो थी। वो उसे ही तो ढूंढ रहा था। उसने कसकर उसे फिर से अपने गले लगा लिया और बोला, हाँ ठीक है, तुम्हें जैसा मन करे वैसे मुझसे बदला लेना। आखिर उसे उसकी शिल्पा मिल ही गई। शिल्पा भी उसके गले लगकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। आखिर उसने जिससे इतने सालों से प्यार किया था, अब वो हमेशा के लिए उसका होने जा रहा था। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उधर आर्यन और प्रिया बहुत मस्ती कर रहे थे। आर्यन आज बहुत ज़्यादा खुश था। प्रिया भी उसके हाथों में अपने हाथ को देखकर बहुत खुश थी। पर उन दोनों को ही नहीं पता था कि कोई चुपके से उन दोनों की पिक्स ले रहा है और किसी को सेंड कर रहा है। एलिश ने उन पिक्स को देखा जिसमें आर्यन और प्रिया ने एक दूसरे को गले लगाया था। कुछ में प्रिया भाग रही थी और आर्यन उसके पीछे भाग रहा था। कुछ में वो दोनों साथ में घोड़े पर सवार थे, तो किसी में आर्यन प्रिया के बालों को बांध रहा था। इन सब को देखकर उसने किसी तरह से खुद पर काबू किया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने वो पिक देखी जिसमें आर्यन और प्रिया एक दूसरे को पकड़कर किस कर रहे थे, उसका गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने अपने सामने पड़े सामान को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। वो जैसे पागल ही हो गई। अब वो प्रिया को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत टोनी को कॉल लगाया और उससे उसके प्लान के बारे में जान सके, लेकिन टोनी ने उसे कुछ नहीं बताया और बोला कि वो उसके मैटर से दूर रहे। वो उस जैसी लड़की से एक पल भी बात नहीं करना चाहता है। ये सुनकर तो वो और ज़्यादा पागल हो गई। उसने सोचा कि अब उसे प्रिया के उन दुश्मनों को इकट्ठा करना होगा जो उससे जान से भी ज़्यादा नफरत करते हों। ये सोचकर ही वो पागलों की तरह हंसने लगी। उसने खुद से चिल्लाते हुए कहा, प्रिया तुम मरोगी, तुम्हें मरना ही होगा। आखिर तुमने मेरे आर्यन को छूने की कोशिश की है, तुम्हें तो बहुत बुरी मौत मिलेगी। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने फिर आर्यन को देखा और कहा, आर्यन तुम्हें मैंने बचपन से प्यार किया, लेकिन तुम तो उस लड़की से प्यार करते हो जिससे तुम बस एक बार मिले। तुम्हें मुझे छोड़ने की सज़ा मिलेगी। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी और मेरे साथ ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। मैं इतनी आसानी से तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। तुम बस मेरा इंतज़ार करो। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन उठाया और वो सारी पिक्स आर्यन की माँ को भेज दिया। जब आर्यन की माँ ने देखा कि एलिश ने उन्हें कुछ पिक्स भेजे हैं तो वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने सोचा कि ज़रूर आर्यन ने एलिश को कबूल कर लिया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने पिक्स को देखा तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्हें लगा कि आर्यन ने एलिश को धोखा दिया है। वो इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि उन्होंने तुरंत आर्यन को फ़ोन लगा दिया। आर्यन और प्रिया दोनों इस वक्त एक दूसरे को बाहों में भरकर बातें कर रहे थे। आर्यन ने जैसे ही देखा कि उसकी माँ का कॉल आया है तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कॉल रिसीव किया और प्यार से बोला, मॉम। इससे पहले वो आगे कुछ भी बोलता, उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, आर्यन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आर्यन ने जब अपने मॉम की बात सुनी तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर मॉम इतने गुस्से में क्यों है। उसने पूछा,
मॉम कुछ हुआ है क्या? आखिर बात क्या है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ जो उसे इतना प्यार करती थी, जिसने उसे कभी डांटा भी नहीं था, आखिर वो अचानक से उस पर इतना चिल्ला क्यों रही थी। आर्यन की बात सुनते ही उसकी माँ का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने सोचा, सच में ये इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी ये मुझसे पूछ रहा है कि आखिर बात क्या है। उन्होंने गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए कहा, तुम अभी भी मुझसे ये पूछने की हिम्मत कर रहे हो? इतनी बेशर्मी तुम में कब से आ गई? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, ज़रूर उस लड़की ने तुम्हें ये सब सिखाया होगा। ये बात सुनते ही आर्यन के हाव भाव बदल गए। अब उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब हो गई। उसकी जगह गुस्से ने ले ली। आर्यन के माँ की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उनकी आवाज़ प्रिया भी सुन सकती थी। उसने आर्यन की तरफ देखा, उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आखिर उसकी माँ बिना कुछ भी जाने उसे कैसे दोषी ठहरा सकती थी। आर्यन प्रिया के मन की बात को समझ गया, उसे भी बुरा लगा। आखिर जो भी हुआ उसमें आर्यन की गलती थी, उसने प्रिया की कोई भी गलती नहीं थी। उसने प्यार से प्रिया को अपने पास किया और उसके माथे को चूम लिया। प्रिया ने उसकी तरफ देखा, आर्यन ने उसे आंखों से ही इशारा किया, जैसे कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। ये देखकर प्रिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। आर्यन ने अपनी माँ से कहा, माँ आपको कैसे पता चला? उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मेरे बातों के जवाब देने के बजाय अभी भी ये जानना है कि आखिर मुझे पता कहाँ से चला। सच में तुम कितने पत्थर दिल हो? आखिर तुम उस लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जिसने बचपन से तुम्हें चाहा है? 6 साल, उसने 6 साल से तुम्हारा इंतज़ार किया है। आखिर उसका सिला तुमने उसे क्या दिया? धोखा? ये तुम कैसे कर सकते हो आर्यन? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आर्यन की माँ की आवाज़ में दर्द था। एलिस को वो अपनी बेटी के जैसे मानती थी। उन्होंने उसे अपने आँखों के सामने बड़ा होते देखा था, तो आखिर वो उसके साथ नाइंसाफ़ी कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। आर्यन ने गहरी सांस भरी और बोला, मॉम जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे आकर बात करता हूँ। उसकी मॉम ने कहा, ये अच्छा होगा कि तुम्हारे पास एक अच्छा एक्सप्लेनेशन हो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्यन ने कहा, ओके मॉम। आर्यन और प्रिया ने अमेरिका के लिए फ़्लाइट बुक की और अमेरिका के लिए रवाना हो गए। जब आर्यन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर में एक अजीब सा सन्नाटा है। प्रिया ये देखकर थोड़ा डर गई। उसे डर था कि आर्यन कहीं दबाव में आकर उसे छोड़ तो नहीं देगा, मगर आर्यन ने ऐसा किया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। ये सोचकर वो अंदर तक कांप गई। उसकी पकड़ आर्यन के हाथ पर कस गई। आर्यन ने उसकी बेचैनी को महसूस किया। उसने भी उसकी पकड़ को तेज कर दिया। उसके हाथों की गर्माहट प्रिया के दिल तक पहुंच रही थी। उसे थोड़ा सुकून मिला। आर्यन प्रिया का हाथ थामे भी घर के अंदर गया। उसने देखा हाल में उसकी माँ और पापा बैठे थे। उसकी माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। उन्होंने जब प्रिया के हाथ को थामे आर्यन को देखा तो उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। आर्यन के डैड ने जैसे ही आर्यन को देखा उन्होंने पूछा, बेटा मैं ये क्या सुन रहा हूँ, क्या तुमने एलिस को धोखा दिया है? आर्यन ने गहरी सांस ली और बोला, मॉम डैड पहले मेरी बात को आराम से सुन लीजिए, उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ये सुनते ही प्रिया के आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा क्या उसकी मॉम डैड के कहने पर वो उसको छोड़ देगा, लेकिन आर्यन ने आगे कहा, आप जो भी कहेंगे मैं वो मानूंगा, लेकिन मैं प्रिया को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। उसके बाद आपको जो ठीक लगे आप वैसा करिएगा, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। उसकी बात सुनकर आर्यन की माँ बहुत गुस्से में आ गई। उन्होंने प्रिया की तरफ देखा और उसके तरफ गुस्से से बढ़ी। उन्होंने कहा, क्या कहा तुमने? तुम इसे कभी नहीं छोड़ोगे? आखिर इसने तुम पर कैसा जादू किया है कि तुम इसके पीछे पूरी तरह से पागल हो गए हो? वो इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी कि उन्होंने अपने हाथ को प्रिया को मारने के लिए उठा लिया। प्रिया की पकड़ आर्यन के हाथ पर बहुत तेज हो गई, लेकिन आर्यन उसके सामने आ गया। आर्यन को देखते ही उसकी माँ ने अपने हाथ को रोक लिया। आर्यन ने कहा, माँ प्रिया जब आपकी बहू है, आप उस पर हाथ कैसे उठा सकती हो? आर्यन की माँ ये सुनकर हैरान रह गई। क्या बहू? उन्हें बहुत जोर का झटका लगा। वो 2 कदम पीछे हो गईं। आर्यन के डैड ने उन्हें कंधे से थाम लिया और आर्यन को देखते हुए पूछा, बेटा तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली, आखिर ऐसी भी क्या जल्दी थी? आर्यन ने पूरी बात उन्हें बताई।
आर्यन की बात सुनकर आर्यन के पापा खुश हो गए। उन्हें जब पता चला कि उनकी एक पोती है तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने उसकी तरफ देखा और बोले, तुमने जो किया ठीक किया, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। उनकी बात सुनते ही आर्यन की माँ चिल्लाते हुए बोली, शिकायत नहीं है इसका क्या मतलब है? मुझे पता था कि ज़रूर इस लड़की ने ही तुम्हें बहकाया होगा। आखिर मैं सही ही थी, इसने जानबूझकर तुम्हारे साथ रात गुजारी और तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई ताकि बाद में तुम्हें ब्लैकमेल कर सके और तुम इसके जाल में फंस गए। आखिर ये क्या सोचती है कि उसने इस घर के बच्चे को जन्म दिया है तो वो इस खानदान का हिस्सा बन गई? नहीं, ये इसका सपना ही रह जाएगा। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इस जैसी लड़कियों को जो अपने शरीर का इस्तेमाल सिर्फ अमीर लड़कों को फंसाने के लिए करती हैं। आर्यन ने जब ये सब सुना तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, माँ, आप अपनी बहू के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप उसके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर भी आप उसकी बेइज्जती किए जा रही हैं। सच में अब बहुत ज़्यादा हो गया मॉम, अब और नहीं। आर्यन की बात सुनकर उसकी माँ बिल्कुल शांत हो गई। उन्हें बहुत झटका लगा कि उनका बेटा एक बाहरी लड़की के लिए उन पर चिल्लाया। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा और बोली, देखा, तुम बदल गए हो। तुम इस लड़की के लिए अपनी माँ पर चिल्लाए। आखिर क्या गलत कहा मैंने? बताओ, क्या ऐसा नहीं है? आर्यन थोड़ा नरम पड़ गया। उसने गहरी सांस भरी और उनके पास चला गया। उसने उन्हें अपने गले से लगा लिया और बोला, मॉम, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, लेकिन क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपका बेटा ऐसे ही किसी के जाल में फंस जाएगा? क्या बस इतना ही यकीन है आपको अपने बेटे पर? अगर मुझे फंसाना इतना ही आसान होता तो माँ, क्या मैं आज आर्यन कपूर होता? क्या मैं इतने बड़े कंपनी का CEO होता? कुछ सोचने के बाद उसने कहा, मॉम, मुझे पता है कि आप एलिस को बहुत पसंद करती हैं और आप उसे ही अपनी बहू के रूप में देखना चाहती हैं, लेकिन माँ, वो अच्छी लड़की नहीं है। उसने बस अच्छाई का मुखौटा पहन रखा है। उसकी सच्चाई बहुत ही ज़्यादा घिनौनी है। अगर मैं प्रिया से शादी नहीं भी करता तो भी मैं कभी उससे शादी नहीं करता। उसकी माँ थोड़ी शांत हो गई। उन्होंने उससे दूर होते हुए कहा, कैसी सच्चाई? मुझे भी जाननी है, बताओ मुझे। और ये भी बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये लड़की तुम्हारे पैसों के पीछे नहीं है? प्रिया अपने सर को नीचा किए हुए चुपचाप से खड़ी थी। आर्यन के पापा उसे देखकर ही समझ गए थे कि वो किसी अच्छे परिवार से है, नहीं तो कोई भी इस तरीके की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और ज़रूर वो झगड़ा कर लेता। वो धीमे से उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम अपनी मॉम की बातों का बुरा मत मानो। वो बस अभी बहुत ज़्यादा बुरे मूड में है। वो बुरी नहीं है, बस वो अभी कुछ समझने को तैयार नहीं है। प्रिया ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए ही कहा, ठीक है। हालांकि वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी वो मुस्कान दर्द से भरी हुई थी। उसे देखकर आर्यन के पापा का दिल भी जैसे दुखने लगा। सच में ये लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर वो भी आर्यन की जगह होते तो ज़रूर वो एलिस और प्रिया में से प्रिया को ही चुनते। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आखिर उनके बेटे ने सही फैसला किया था। आर्यन ने कहा, मॉम, प्रिया मेरे पीछे नहीं, मैं उसके पीछे गया था। उसे तो पता भी नहीं था कि एंजल के डैड कौन है। मैंने ही इस बात का पता लगाया था और उससे शादी के लिए धमकाया था। मैंने कहा था कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं उससे एंजल को ले लूँगा। और वैसे भी वो कोई गरीब नहीं है, वो एक कंपनी की CEO है। उसकी कंपनी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। उसे अपने दम पर उसने खड़ा किया है। और रही बात उसके परिवार की, तो वो बहुत ही अमीर परिवार से आती है। ये सुनकर आर्यन की मॉम हैरानी से प्रिया की तरफ देखने लगी। क्या ये लड़की सच में इतनी अमीर है? फिर भी मैंने उसे जो भी कहा वो चुपचाप सुनती रही। ये बात सोचकर अब उनको पछतावा हो रहा था। सच में उसे पैसों की क्या लालच? मैंने उसे कितना कुछ गलत बोल दिया। आर्यन के पापा भी ये सुनकर हैरान रह गए। सच में ये लड़की बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है। उन्हें ऐसी ही तो बहू चाहिए थी। अब उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए प्रिया की तरफ देखा और अपने डैड से बोला, डैड, आप प्रिया को घर क्यों नहीं दिखा देते? उसका मूड थोड़ा हल्का हो जाएगा। आर्यन के डैड समझ गए कि ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया और प्रिया से बोले, चलो बहू, मैं तुम्हें तुम्हारा ससुराल दिखाता हूँ। आर्यन के डैड की बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया और वो उनके साथ बाहर चली गई।
उनके जाते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो सीरियस होते हुए बोला, मॉम क्या आपको पता है एलिस इंडिया 2 महीने पहले से ही गई है। इस बीच वो किससे मिली? आर्यन की मॉम ने अपना सिरनामे हिला दिया। आर्यन ने गहरी सांस ली और बोला, उससे जिसने मुझ पर हमला किया था। ये सुनकर उसकी मॉम हैरान रह गई। वो बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा क्यों करेगी? आर्यन ने अपनी मॉम की तरफ देखा और बोला, तो माँ को मुझसे ज़्यादा एलिस पर यकीन है? उसकी माँ कुछ नहीं बोल पाई। उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सच में ये उनका बेटा था तो उन्हें उसकी बात पर यकीन करना चाहिए, ना कि एलिस पर। आर्यन ने कहा, मॉम मुझे पता है आप उस पर मुझसे ज़्यादा यकीन करती हैं। सच बोलूं तो यकीन मुझे भी नहीं था, लेकिन यही सच है। और अब वो आदमी प्रिया और एंजल के पीछे है। क्या अभी आप सोचती हैं कि एलिस एक अच्छी लड़की है जो आपको बहू और पोती की जान लेना चाहती है? आर्यन की माँ को यकीन ही नहीं हो रहा था जो भी उन्होंने सुना। वो बोली, लेकिन तुम इतने श्योर कैसे हो? आर्यन बोला, मॉम मेरे अपने कुछ सोर्स हैं। एलिस के बारे में और भी कड़वी सच्चाई है जिनके मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि समय आने पर उनका इस्तेमाल कर सकूँ। तब तक आपको मुझ पर यकीन रखना होगा। उसकी माँ समझ गई थी कि मामला इतना भी सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। उन्होंने चुप रहने का फैसला लिया। उन्होंने प्रिया को बहू के रूप में एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन अब वो उससे नाराज़ भी नहीं थी। उन्होंने उससे अपने किए की माफ़ी मांगी और उससे थोड़ा वक्त भी मांगा ताकि वो उसे कबूल करने के लिए खुद को तैयार कर सके। प्रिया को बहुत खुशी हुई, आखिर देर से ही सही, लेकिन तब तक आर्यन उनके पास है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। वो अगले दिन आर्यन के साथ इंडिया वापस आ गई। एलिस को जब पता चला तो वो अब और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई। अब प्रिया के जान लेने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई उसकी। इंडिया वापस आते ही दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। प्रिया अपने और टोनी के प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। वैसे भी आगे चलकर इससे उसे ही फ़ायदा होने वाला था, क्योंकि ये काम वो एंजल के लिए भी कर रही थी। एंजल अपने नाना के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। राघवेंद्र जी उससे बहुत ज़्यादा खेलते थे। वो अपने दोस्तों के बीच अपनी नातिन को लेकर शो ऑफ करना नहीं भूलते थे। उनके सारे दोस्त जलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने पोते पोतियों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया था। वे बहुत जिद्दी थे और बड़ों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे, जबकि एंजल बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वो जितनी देखने में प्यारी थी, उसका स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही शांत था। वो बिल्कुल भी जिद नहीं करती थी और बड़ों की इज्जत भी बहुत ज़्यादा करती थी, इसलिए लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये देखकर राघवेंद्र जी का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। जब प्रिया वापस आई तो उसने एंजल को वापस लाने की बात कही, लेकिन राघवेंद्र जी ने उसे वापस भेजने से मना कर दिया और बोले, तुम लोग काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो और मेरी एंजल घर पर बोर हो जाती है। यहाँ पर मैं उसका ख्याल तुम लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे से रखता हूँ, इसलिए मैं उसको कुछ दिन और अपने पास रखना चाहता हूँ, जब तक तुम लोग अपना सारा पेंडिंग काम खत्म ना कर लो। तुम लोग जब चाहो तब यहाँ आकर एंजल से मिल सकते हो। उनकी बात सुनकर आर्यन को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो ये भी समझ रहा था कि अभी के लिए यही बेस्ट रहेगा, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। प्रिया को थोड़ा सुकून था कि अब कम से कम वो अपना पूरा वक्त टोनी के साथ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पर दे सकती थी। वो जब से वापस आई थी वो तब से ही मीटिंग अटेंड कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा बिजी थी। उसने कई तरह से प्रपोजल तैयार किए और उन्हें टोनी के साथ डिस्कस भी किया। प्रिया को इतना हार्ड वर्क करते देख टोनी को बहुत बुरा लग रहा था। उसे पता था कि ये सब बेकार हो जाने वाला है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इन कुछ दिनों में वो शिखा के बहुत करीब आ गया था। शिखा तो उसकी फ़ैन बन गई थी। वो जो भी कहता शिखा आंख बंद करके उसकी सारी बात सुनती थी। टोनी इस बात से सेटिस्फाइड था कि उसका ये प्लान बहुत अच्छे से काम कर रहा है। शिखा बहुत बोलती थी और बहुत चुलबुली भी थी। वो उसको अपने बहन की याद दिलाती थी। उसे खुद भी नहीं पता था, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं शिखा को पसंद करने लगा था। प्रिया ने कुछ एक्टर और एक्ट्रेस से कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्हें अपने शो में शामिल होने के लिए अप्रोच किया। कई एक्टर इसके लिए तैयार हो गए। आखिर उन्हें एक अच्छी खासी फीस दी जा रही थी। प्रिया ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारा पैसा खर्च किया था, लेकिन उसे खुशी थी क्योंकि वो ये काम सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रही थी। आर्यन अब और ज़्यादा सतर्क हो गया था। उसने एलिस के पीछे जासूस को भी लगा दिया था,
जो हर वक्त उस पर नज़र रखता था। उधर अमित भी अपने कॉन्ट्रैक्ट से टोनी के बहन के साथ हुए इंसिडेंट का पता लगा रहा था। उधर एलिस ने मोनिका से कॉन्ट्रैक्ट किया। राज ने उस दिन घर जाते ही मोनिका से ज़बरदस्ती डाइवोर्स पेपर पर साइन करने को कहा। मोनिका ने राज के डर से वो पेपर साइन कर दिया। राज ने उसे अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मोनिका गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उस दिन वो एक बार फिर से प्रिया से हार गई थी। उसके बदले की भावना से जल रही थी वो बस प्रिया से बदला लेना चाहती थी। एलिस ने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया और उसे अपने प्लान में शामिल कर लिया। 1 महीने बाद जब सब कुछ अच्छे से तैयार हो गया तो प्रिया ने एक छोटी सी पार्टी रखी। उस पार्टी में सिर्फ ऑफिस के लोग और उसके कुछ क्लोज फ्रेंड्स शामिल होने वाले थे। आर्यन भी आज वहाँ उस पार्टी में था। वो हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। आज उसका सामना फाइनली टोनी से होने वाला था, इसलिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड था। यही हालत टोनी की भी थी। टोनी ने सोचा आज उसे किसी तरह से अपने गुस्से पर कंट्रोल करना ही होगा, नहीं तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जब वो पार्टी में एंटर हुआ तो उसने भी कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वहाँ मौजूद काफ़ी लड़कियाँ उससे पहले ही फ़ैन थी, लेकिन आज उसे देखकर वो सब पागल हुए जा रही थी। शिखा ने जब उन सारी लड़कियों को ऐसे टोनी को घूरते देखा तो उसको बहुत ज़्यादा चिढ़न हो रही थी। उसने अपने मन में ही कहा, देखो तो कैसी बेशर्म है सब, आखिर ये सब ऐसे कैसे किसी के बॉयफ्रेंड पर डोरे डाल सकती हैं। लेकिन उसे थोड़ी खुशी भी हो रही थी कि जिसको सब इतना पसंद करते हैं और सिर्फ उससे एक बार बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, वो सिर्फ उसे पसंद करता है और उससे ही बात करता है। ये सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। टोनी का मूड आज बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसने एक बार भी शिखा की तरफ नहीं देखा। वो उसके बगल से होकर गुजर गया। शिखा उसको अपनी तरफ आता देख बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने अपना हाथ उसे हाय करने के लिए उठाया, लेकिन जब टोनी उसके बगल से ऐसे गुजर गया जैसे वो उसे जानता ही ना हो, शिखा का दिल ही टूट गया। उसके आंखों में आंसू भर आए। वो अपने उठे हुए हाथ से अपने बालों को ठीक करने लगी। उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान थी। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसे लगा कि शायद वो उसे पहचान ही नहीं पाया होगा, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसने आज पूरे 8 घंटे पार्लर में बिताए थे। उसने खुद से कहा, अगर पता होता कि वो मुझे ऐसे पहचान ही नहीं पाएगा तो मैं इतनी मेहनत नहीं करती। वो सच में पागल थी और ऐसे ख्याल सिर्फ उसके ही दिमाग में आ सकता था। वो यही सोचकर खुश हो गई कि इसी वजह से वो उसको पहचान नहीं पाया। टोनी सीधे प्रिया के पास गया। प्रिया ने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया और उसे आर्यन से मिलवाया। आर्यन को देखकर टोनी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बना ली। वो अपने दुश्मन को अपने सामने देख रहा था, लेकिन मजबूरी की वजह से कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वहीं आर्यन बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा, ना कोई घबराहट, ना नफरत के भाव नजर आ रहे थे। वो चुपचाप से अपनी नीली गहरी और शांत आंखों से उसे देख रहा था। उसको इतना नॉर्मल देखकर टोनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रिया ने टोनी से कहा, मिस्टर सिंह, ये है मेरे हस्बैंड मिस्टर आर्यन कपूर। टोनी ने मुस्कुराते हुए अपने दांतों को पीसते हुए कहा, नाइस टू सी यू मिस्टर आर्यन। आपको कौन नहीं जानता। आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और टोनी से हाथ मिला लिया। टोनी इतने गुस्से में था कि उसने आर्यन के हाथ को इतनी कसकर दबाया जैसे वो उसकी हड्डियों का चूरा बना देगा। चूंकि आर्यन भी शरीर से काफ़ी मजबूत था, इसलिए उसने भी उसके हाथों पर अपनी पकड़ तेज कर दी और मुस्कुराते हुए बोला, आपसे मिलकर तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहता था। टोनी के हाथ में दर्द हो रहा था, लेकिन उसके दिल का दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं था। प्रिया उन दोनों को देख रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उन दोनों के बीच कुछ ऐसा है जिसके बारे में उसे पता नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ये सोचकर उसने अपने दिमाग में आ रहे विचारों को रोक दिया और बोली, आर्यन, तुम इनसे बात करो, मैं तब तक दूसरों से बात करके आती हूँ। आर्यन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। प्रिया ने उन दोनों से माफ़ी मांगी और वहाँ से चली गई। उसके जाते ही टोनी ने आर्यन को घूर कर देखा और वाइन की ग्लास लेकर बाहर बालकनी में चला गया। इस बार भी वो शिखा के बगल से बिना कुछ बोले गुजर गया। अब शिखा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है।
वो उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि उसके जस्ट पीछे आर्यन भी बालकनी की तरफ गया। ये देखकर वो वहीं रुक गई। टोनी बालकनी में खड़ा था और बाहर का नज़ारा देख रहा था। आर्यन भी वाइन की ग्लास पकड़े उसके बगल में आकर कुछ दूर पर खड़ा हो गया और बाहर का नज़ारा देखते हुए बोला, तो तुम्हारा क्या प्लान है? टोनी ने मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ को अपने पैंट के जेब में डालते हुए कहा, क्यों, क्या द ग्रेट आयरन कपूर को अभी तक मेरे प्लान के बारे में पता नहीं चला? ये तो बड़े शर्म की बात है ना? आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए ही कहा, हाँ शर्म तो आती, लेकिन क्या करें, ये प्लान मिस्टर यूज सिंह ने जो बनाया है तो जाहिर सी बात है कि इसका इतने आसानी से पता कैसे चलता। अगर चल जाता तो फिर क्या ये मिस्टर सिंह की बेइज्जती नहीं होती? टोनी ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, चलो कम से कम तुमको अपनी औकात का तो पता है, नहीं तो फिर मुझे तुम्हारी औकात दिखानी पड़ती और ऐसा करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए ही कहा, हाँ मुझे भी अपने दोस्तों के लिए झुकना आता है, फिर चाहे मेरे झुकने को मेरे दोस्त मेरी औकात का झुकना बोले तो क्या हुआ, मुझे फिर भी ये करना अच्छा लगता है। ये सुनते ही टोनी के जख्म फिर से ताज़ा हो गए। उसने अपने वाइन के ग्लास को कसकर पकड़ लिया और गुस्से से उसकी तरफ घूरते हुए देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर इस बार अपने दोस्त ने आपके लिए एक तोहफ़ा तैयार किया है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। ये सुनकर आर्यन थोड़ा सा निराश हुआ। उसने उसकी तरफ देखा और बोला, टोनी जो भी दुश्मनी है वो तुम्हारे और मेरे बीच है, प्रिया का उस बात से कोई लेना देना नहीं है, तुम उसे बीच में क्यों ला रहे हो? टोनी ये सुनकर अपने आपे से बाहर हो गया। उसने वाइन की ग्लास को ज़मीन पर जोर से पटक दिया और जाकर आर्यन की कॉलर को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो मेरी बहन का क्या, उसकी क्या गलती थी? बस यही कि वो तुमको पागलों की तरह चाहती थी, इसलिए तुमने उसके साथ वो सब करने का हक मिल गया। हाँ बोलो, जवाब दो। इस खेल को तुमने शुरू किया है तो मुझसे किसी तरह की नरमी की उम्मीद मत रखना। अगर इसमें मैंने अपनी सबसे प्यारी चीज़ खो दी है तो तुम्हें भी अपनी सबसे प्यारी चीज़ खोनी होगी और मैं तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ लेकर रहूँगा। तुम बस इस बात के बारे में सोचो कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। तुम्हें इस बात की ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। ये बोलकर उसने आर्यन के कॉलर को छोड़ दिया और उससे दूर हो गया। इस पूरे वक्त आर्यन बिल्कुल चुप था। उसे कुछ जानना था, इसलिए वो शांति से उसकी बातें सुन रहा था। उसने आराम से वाइन को पीते हुए अपने कॉलर को ठीक करते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने बेवकूफ़ हो सकते हो। ये सुनते ही टोनी जो अभी अभी बाहर जाने के लिए मुड़ा था वो रुक गया। उसने मुड़कर आर्यन को देखा और उससे पूछा, क्या कहा तुमने? क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा? आर्यन हल्की हंसी हंसते हुए उसकी तरफ मुड़ा और बोला, हाँ बिल्कुल, तुम बेवकूफ़ नहीं हो तो और क्या हो। तुमने अभी अभी कहा कि तुम्हारी बहन मुझसे पागलों की तरह प्यार करती थी, तो फिर मुझे उसके साथ वो सब करने की क्या ज़रूरत थी? मेरा तो बस एक इशारा ही काफ़ी था, बाकी वो खुद ही मेरे पास चली आती। क्या तुमने ज़रा सा भी इसमें दिमाग नहीं लगाया? टोनी सोच रहा था कि आर्यन उसे प्रोवोक कर रहा है, इसलिए उसने अपने आप पर काबू किया और अपने गुस्से को संभालते हुए बोला, तो फिर उसकी लाश तुम्हारे फार्म हाउस पर कैसे मिली? वो तो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी और वहाँ सिर्फ तुम और एलिस थे। अब ये मत कहना कि एलिस ने इसके साथ वो सब किया था। ये सुनते ही आर्यन के दिमाग में उस रात से जुड़ी यादें घूमने लगी। उसने कुछ सोचा और बोला, तुम्हें ये किसने बताया कि तुम्हारी बहन के मर्डर के पीछे मेरा हाथ है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वहाँ सिर्फ हम तीनों ही थे? तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा और ना ही मैंने कभी तुम्हें इस बारे में कुछ भी बात की, तो तुम इतने शोर क्यों हो? अब ये सारी बातें सुनकर टोनी के सारे गांव ताज़ा हो गए। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, इनफ, बहुत हो गया, अब एक शब्द और नहीं। तुम्हारे ये शब्द अब किसी काम के नहीं हैं। तुमसे मैं जब तक बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। आर्यन उसको देखता रहा और सोचने लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, एलिस ये सब तुमने किया है तो इन सब के पीछे तुम हो। उसे सब समझ आ गया था। अब उसे बस उस बात के सबूत जुटाने थे। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान छा गई। तभी प्रिया उसको ढूंढते हुए वहां आई और उसने आर्यन को पीछे से गले से लगा लिया। उसका एहसास होते ही आर्यन के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने प्यार से उसे अपने आगे करते हुए कहा,
माय डियर वाइफ, क्या बात है, आज आपको मुझ पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। ये बोलकर उसने उसके गालों को चूम लिया। प्रिया ने भी प्यार से उसके सीने से लगते हुए कहा, हाँ फाइनली आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। अगले 5 दिन बाद अगर हमने जैसा सोचा है वैसा ही सब कुछ हुआ तो उसके बाद मेरी खुद की प्रोडक्शन कंपनी होगी। मैं उसको इतना सक्सेसफुल बनाऊंगी कि आगे चलकर मेरी एंजल को किसी बात की कोई तकलीफ़ ना हो। ये बात सुनकर आर्यन को पता नहीं क्यों पर थोड़ा बुरा लगा। उसकी वाइफ को पता ही नहीं था कि उसने अपने दुश्मन पर भरोसा किया है। वो उसको सिर बर्बाद करेगा, लेकिन उसने भी सोच लिया था कि वो कभी भी टोनी को सफल नहीं होने देगा। वो प्रिया की मेहनत को बर्बाद नहीं होने देगा। जाने अनजाने में उसने प्रिया को बहुत तेज अपनी बाहों में जकड़ लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो अपनी पकड़ को थोड़ा भी ढीला करेगा तो वो उसके हाथों से गायब हो जाएगी। उसने उतनी बेचैनी कभी महसूस नहीं की थी। प्रिया ने कहा, जान छोड़ो मुझे, इतनी कस के पकड़ रखा है जैसे मैं कहीं चली जाऊंगी। अभी वो पूरी बात कंप्लीट करती उससे पहले ही आर्यन ने उसके होठों को लॉक कर दिया और उसे पागलों की तरह चूमने लगा। प्रिया थोड़ी बेचैन हो गई। उसने कभी आर्यन को इतना बेचैन महसूस नहीं किया था। उसने उसकी आंखों में देखा और सांस लेते हुए बोली, क्या बात है, तुम इतना बेचैन क्यों हो? कोई बात है तो बताओ मुझे। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। प्रिया हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे समझ में नहीं आया कि वो हंसे या रोए। उसने हंसते हुए ही कहा, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारी ही हूँ और सिर्फ तुम्हारी ही रहूँगी माय डियर हस्बैंड। ये बोलकर वो उसके गले से लग गई। आर्यन ने भी उसको गले से लगाकर सुकून की सांस ली। शिखा बार बार इग्नोर किए जाने से बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, इसलिए वो प्रिया से घर जल्दी जाने के लिए पूछकर अपने घर के लिए निकल गई थी। टोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसे शिखा का ख्याल आया। उसने उसे कॉल किया, लेकिन उसने कॉल पिक नहीं किया। अब टोनी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो वापस पार्टी हॉल में गया। उसने वहाँ पर भी शिखा को नहीं देखा तो उसने एक एम्प्लॉई से उसके बारे में पूछा। उसने उसे बताया कि शिखा घर चली गई है। टोनी सीधे उसके घर की तरफ गया। उसे भी नहीं पता था कि वो इस वक्त उसे क्यों ढूंढ रहा है, लेकिन वो बस उससे मिलना चाहता था। वो उसके रूम के बाहर जाकर उसके डोरबेल को बजाने लगा। शिखा पहले से ही रो रही थी। उसने जब घंटी की आवाज़ सुनी तो वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंची। उसने पीप होल से देखा कि कौन आया है। जब उसने टोनी को देखा तो वो थोड़ा खुश हो गई, लेकिन जल्दी ही उसकी पार्टी में बेरुखी याद आई तो वो रोने लगी। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। टोनी ने बार बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन शिखा ने दरवाज़ा नहीं खोला। अंत में थक हार कर टोनी वापस जाने लगा। शिखा को जब उसके दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आनी बंद हो गई तो उसने उठकर बाहर की तरफ देखा। जब उसने टोनी को जाते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर टोनी रुक गया और पीछे की तरफ मुड़कर देखा। जब उसने शिखा को एक गाउन में देखा तो वो बस उसको देखता ही रह गया। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को कर्ल करवाया था जो उस पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। टोनी भागते हुए उसके पास गया और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।